Hello, uh, welcome. This is class 12th, and today we shall deal with another chapter, that is microbes in human welfare, and this is the chapter number 10. आपको मालूम है चैप्टर नंबर 9 इज़ डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस फॉर दिस ईयर. आपको केवल चैप्टर नंबर 10 मतलब इस यूनिट से पढ़ना है. इस यूनिट में टोटल चैप्टर 3 हैं. चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 आपको पढ़ने होंगे. चैप्टर नंबर 10 जो है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. राइट, इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपस में समझने वाले हैं. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को पढ़ने आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालेंगे और समझेंगे. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को समझने में पहली ही लाइन लिखी है कि मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े लेवल के प्लांट्स और एनिमल्स को छोड़ा जाए तो माइक्रोब्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ. यानी इस अर्थ के ऊपर हमारे पास बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे और जंतु भी हैं, जानवर भी हैं. तो उनको हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, मैक्रो MACRO मैक्रो, और दूसरा हम बहुत छोटे छोटे जंतु मतलब एनिमल्स और प्लांट्स की बात करते हैं, उनको हम माइक्रो कहेंगे. फंजाई वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह सब इसमें आते हैं. आप लोगों ने 10th क्लास में 9th क्लास में ये समझा होगा कि जितने भी मोनेरा किंगडम के एनिमल्स हैं, मतलब जितने भी मोनेरा किंगडम के अंदर लिविंग बीइंग हैं, वो सारे के सारे बैक्टीरिया हैं, वो सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, और बैक्टीरिया हैं यूनिसेलुलर हैं. और यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय हैं, और वही माइक्रोब्स का एक पार्ट है, यूनिसेलुलर. इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि एक और किंगडम है जिसको प्रोटिस्टा के नाम से जाना जाता है. इसके अंदर जो मतलब जो प्रोटिस्ट हैं ये भी सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं. बस यूनिसेलुलर मोनेरा और प्रोटिस्टा में फ़र्क है यूकारियोट और प्रोकारियोट का. मोनेरा जो होती है वो प्रोकारियोटिक होती है, प्रोटिस्टा जो होती है वो यूकारियोटिक होती है. दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, वो छोटे 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 ऑर्गेनिज्म इन दोनों में मिलते हैं. मोनेरा में यूनिसेलुलर. एक्चुअली आज हम टॉपिक यही लेके चल रहे हैं, या जो टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. माइक्रोब के माने बहुत ज़्यादा छोटे से मतलब है. माइक्रो का मैंने आपने 10⁻⁻6 भी पढ़ा होगा, लेकिन आप ये मतलब इतना ज़्यादा कम जिसे हम 0.0000001 कहते हैं, ये माइक्रो की एक फिजिकल डेफिनेशन है फिजिक्स के मामले में, केमिस्ट्री के मामले में. लेकिन हम बायो में जब माइक्रो की बात करते हैं तो मतलब इतना छोटा जो आँखों से, नग्न आँखों से दिखाई न दे, उसको हम माइक्रोब्स कहते हैं. तो मोनेरा भी उसी का पार्ट है, प्रोटिस्ट भी उसी का पार्ट है. और ऐसा नहीं है, एक और किंगडम है दैट इज़ फंजाई, वो उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आती हैं. वैसे तो ये मल्टी सेलुलर है, पर इसमें भी माइक्रोब्स होते हैं, मल्टी सेलुलर माइक्रोब्स. इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ प्लांटी भी माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा फाइटोप्लैंक्टन. प्लांटी के अंदर कौन? फाइटोप्लैंक्टन. ये कहाँ पाए जाते हैं? ये समुद्र में बिल्कुल छोटे 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 पौधे जो समुद्र के ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं पानी में, किसी भी जलाशय में, किसी भी वाटर के रिजर्वायर में ये प्लांटी के छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं, और इनको हम फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन मतलब छोटा पेड़ पौधा, मिलते हैं. तो ये क्या काम करते? ये भी अपने आप में माइक्रोब्स का एक हिस्सा हैं. इसके अलावा आपने देखा होगा एनिमलिया किंगडम है. एनिमलिया जो किंगडम है इसमें भी कुछ माइक्रोब्स मिलते हैं, और उनको हम बोलते हैं जू प्लैंक्टन. फाइटो का मतलब प्लांट होता है, जू का मतलब क्या होता है? एनिमल. तो प्लैंक्टन का मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो उसमें मिलते हैं समुद्र की सतह पर. हम माइक्रोब्स मैक्रो के बारे में तो नहीं पढ़ रहे, इस चैप्टर में माइक्रोब्स पढ़ने हैं, और वो भी वो वाले पढ़ने हैं जो ह्यूमन की लाइफ के लिए वेलफेयर का काम करते हैं. तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, ये सारी की सारी किंगडम, एक भी किंगडम ऐसी खाली नहीं है जिसमें माइक्रोब्स ना मिलते हों. जब सब में माइक्रोब मिलते हैं तो चलिए देखते हैं कि कौन सी किंगडम का या कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल है, वेलफेयर के काम में आता है.
ऐसा इसमें लिखा है, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सोयल, वाटर, एयर, इनसाइड आर बॉडीज दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब ये हर जगह मिलते हैं, कहीं हमारी बॉडी में हो सकते हैं, कुछ दूसरे पेड़ पौधों पर हो सकते हैं, कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म पर यानी एनिमल्स पर भी हो सकते हैं, कहीं भी ये मिट्टी में भी मिल सकते हैं। और ज़्यादातर मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि जितने बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स जो हैं वो लिक्विड में यानी कि पानी में या वाटर मतलब बॉडीज़ में रहने वाले होते हैं। एयर में भी मिलते हैं, इनसाइड आर बॉडी में भी हैं। दे आर प्रेजेंट इवन एट द साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। ये माइक्रोब्स ऐसी जगह होते हैं जहाँ कोई और एग्जिस्ट भी ना कर पाए। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं आपको इकोलॉजी पढ़ा रहा था कि कुछ माइक्रोब्स 100 डिग्री सेल्सियस तक के हॉट स्प्रिंग्स में भी मिल जाते हैं। सॉइल में बहुत गहराई में मिल सकते हैं, और यहाँ तक कि बर्फ़, आपने बर्फ़ का तो सुना ही होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ़ में भी बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाएंगे। अल्टीमेटली जब ये मिल जा रहे हैं हर जगह, तो कहीं ना कहीं हमसे इनका वास्ता पड़ता होगा, और जब हमसे वास्ता पड़ता है तो हम इस चैप्टर में वो पढ़ने वाले हैं कि इनसे हमारा बेनिफिशियल वास्ता यानी ह्यूमन वेलफेयर का कौन सा होता है। चलिए वेरी फर्स्ट टॉपिक को अभी हम देखते हैं, और दैट टॉपिक इज़ एक्चुअली द PDF इज़ नॉट लोडिंग, प्लीज़ वेट। एंड हम दूसरी बात करते हैं तब तक। मैंने आपसे कहा कि माइक्रोब्स जो हैं वो हमारे यूज़फुल हैं, और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ नेगेटिव मायने हमारे लिए रखती हो। चीज़ें हमारे बेनिफिट में भी होती हैं, तो चीज़ें हमें नुकसान भी पहुंचाती हैं। अगर हमारे लॉज़ की हम बात करें तो बहुत सारे डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया हैं जो हमें बीमार करते हैं, ना सिर्फ हमें बल्कि कुछ मतलब प्लांट्स को भी बीमार करते हैं, और किसी न किसी एनिमल को भी, मतलब ये वायरसेस, ये बैक्टीरिया जो हैं ये बीमार करते होंगे, इनको हम पैथोजन कहेंगे। तो एनिमल्स को भी ये बीमार करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये हमारे जो मतलब बेनिफिशियल चीज़ें हैं ये उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, और जब उनको नुकसान पहुंचाते हैं तो अल्टीमेटली वो नुकसान भी हमारा ही होता है। तो वैसे तो टॉपिक का नाम लॉस नहीं है, पर एक बार हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या होता है। जैसे डिजीज़ वाला चैप्टर हमने पढ़ा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, तो उसमें आपने सारे के सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और मतलब बहुत सारी बीमारियों को पढ़ा, वो भी इन्हीं की वजह से होता है। लेकिन अब इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि किन मतलब इनके फ़ायदे क्या क्या हैं। जैसे आपने सुना है कि मिल्क इज़ कन्वर्टिंग इनटू कर्ड बाय लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस अगर ना हो तो फिर हम दही ना पाएँ। लैक्टोबैसिलस अगर ना, बेसिलस क्या होता है, बैक्टीरिया का टाइप होता है, और लैक्टो मीन्स लैक्टिक एसिड से मुराद है इसकी। तो मिल्क इज़ कन्वर्टिंग इनटू मतलब कर्ड बाय लैक्टोबैसिलस। ऐसे ही दूसरे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर हम बात करें शराब कैसे बनती है, ग्रेप आप लेते हैं उसको, फिर मतलब माइक्रोब्स उस पर वर्क करते हैं और उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। अगर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म वर्क ना करें, जैसे कि यीस्ट है, अगर यीस्ट वर्क ना करे, खमीर ना बनाए, तो फिर हमारे जो बेकरी का सामान है, बेकरी का जो इतना बड़ा कारोबार पूरी इंडिया में या पूरी दुनिया में चल रहा है, वो इस यीस्ट के ये एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है, सिर्फ इसी की बिना पे चल रहा है। आपने नाम सुना होगा कि खमीर डालने के बाद या रात को जब आटा रख दिया जाता है, सुबह तक वो डफ मतलब क्या बन जाता है, उसमें कुछ मतलब एयर्स बबल्स बन जाते हैं, और वो बबल असल में होते क्या हैं, CO2 होती है। वो CO2 बनती किससे है, वो जो यीस्ट है, यीस्ट जब रेस्पिरेशन करता है और बहुत फास्ट अपने आपे को डेवलप करता है तो बहुत बड़ी अमाउंट में CO2 रिलीज़ करता है, और यही CO2 डफ के अंदर मतलब आटे के अंदर, जैसे ये सपोज कीजिए ये आटा है, इसी के अंदर वो कुछ एयर बबल्स बनाने शुरू कर देंगे, और जिसके बिना पे ये फूलना शुरू हो जाएगा और आटे का वॉल्यूम आप देखेंगे बढ़ जाएगा। अब इसको अगर पका दिया जाए, पकाने के बाद इसको आप कट करेंगे तो बिस्कुट बन जाएंगे, अगर किसी और तरीके से पकाएंगे तो आपके ब्रेड वगैरह बन जाएंगे। तो इनमें ये जो छेद बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं,
आज के लिए बस इतना ही कि कुछ ना कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमारी मदद करते हैं, हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है उन बैक्टीरिया का, उन माइक्रोब्स का है जो हमारे हाउस होल्ड में, HOUSE हाउस, HOLD होल्ड, हाउस होल्ड मतलब घर के कामों में ज़्यादा हमारी मदद करते हैं। मैंने अभी लैब के बारे में बात की, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में वर्क करते हैं, मतलब मदद करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में मदद करते हैं। इसके अलावा जैसे इंडस्ट्री, जैसे शराब वगैरह की इंडस्ट्री है, इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने में भी मदद करते हैं। अगर मतलब मेडिकल इंडस्ट्री में, जैसे कि मेडिकल इंडस्ट्री, मतलब इसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है वो भी इन्हीं बैक्टीरिया की बहुत बड़ी योगदान की वजह से मतलब होता है। बायोगैस के प्रोडक्शन में हम इन्हीं माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। इनको पूरा डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक से लेंगे कि एक एक को पढ़ेंगे, हाउस होल्ड के रिगार्डिंग अलग से पढ़ेंगे, ऐसे ही इंडस्ट्री वगैरह का और बायोगैस का भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ है, दैट इज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स, और नेक्स्ट इसमें रहेगा बायो फर्टिलाइजर्स। कंट्रोल एजेंट के रूप में भी इनको हम इस्तेमाल करते हैं और बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में भी हम इसको देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा डिस्कशन का पॉइंट है आजकल, फर्टिलाइजर्स, क्योंकि हमने जिस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है, जिसे हम बोलते हैं ज़्यादातर NPK या दूसरे केमिकल्स, ये इन्होंने असल में सोइल को जो है नुकसान पहुंचाया और सोइल के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाया। तो अब किसकी बात हम कर रहे हैं? बायो फर्टिलाइज़र की। इसका मतलब ये लाइफ के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होगा। दैट्स वाई वी आर यूजिंग बायो फर्टिलाइज़र्स। और आज कल इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। तो माइक्रोब्स की जो ये टेक्नोलॉजी है, जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बताई जा रही हैं, इनको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर से या मतलब कल से हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और होमवर्क आपका ये रहेगा कि यू मस्ट हैव टू रीड दिस चैप्टर एट वंस, और एक ही बार में हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को करेंगे। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 10 से 12 पेज के ऊपर मुश्तमिल ये चैप्टर है। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।